हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य हिंदी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समास। तो आपको पता है कि समास जो है वो हिंदी व्याकरण अगर हम पढ़ते हैं तो समास कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आने वाले एग्जाम्स के लिए समास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समास को आज हम लोग अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। इसमें मैं आपको डिटेल में डेफिनेशन नहीं समझाने वाला हूँ, बस MCQ आपके साथ शेयर करूंगा और MCQ के साथ जहाँ पे मुझे समझाना है, जो फैक्ट आपको जानना चाहिए ताकि आप समास को पकड़ पाओ, बस वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को एंड तक कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि समास से चाहे कोई भी प्रश्न हो आप उनको हैंडल कर सकते हो, आप उनको आसानी से पहचान सकते हो कि ये जो शब्द है वो किस समास के उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें आपको 20 MCQ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर में कौन सा समास है? तो समास अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के टोटल हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार के समास होते हैं। कौन कौन सा होता है? अव्ययी भाव होता है, बहुव्रीहि कह सकते हैं, तत्पुरुष कह सकते हैं, द्विगु समास कह सकते हैं, कर्मधारय कह सकते हैं और एक द्वंद्व समास होता है। यही 6 प्रकार के समास होते हैं जिन्हें हम लोग पढ़ना होता है। ठीक है, तो देशांतर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप समास जो भी आपको उदाहरण मिले उसको आप विग्रह करने की कोशिश कीजिए। विग्रह हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो उससे संबंधित कुछ और भी पॉइंट्स बनेंगे। जैसे देशांतर को सबसे पहले हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? देशांतर यानी कि देशों का अंतर। ठीक है, देशों का अंतर। यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कारक चिन्ह आ रहा है। कारक चिन्ह आपको पता है ना कि क्या होता है? कारक जैसे 8 भेद होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, ये सभी उसके कारक चिन्ह होते हैं। तो अगर कारक चिन्ह का लोप हो तो वहाँ पे हम लोग बिना सोचे समझे टिक कर देते हैं तत्पुरुष समास को। ध्यान दीजिएगा, किसी भी उदाहरण में अगर आपको समास विग्रह करने के पश्चात उसमें लगे कि हाँ इसमें हमारा कारक चिन्ह का लोप है तो वहाँ पे हम आसानी से तत्पुरुष समास को टिक करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? मुख्य दर्शन। तो मुख्य दर्शन को अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप क्या देखेंगे? मुख का दर्शन, जिसको हम लोग मुख्य दर्शन कहते हैं। मुख का दर्शन यानी फ्रेंड्स चेहरे का दर्शन या फिर मुख का दर्शन, इस तरह से कहिए। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं का आप देख रहे हैं, मुख्य का दर्शन। तो का कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, तो कारक चिन्ह आने का मतलब कि समास को हम किसे टिक करेंगे? तत्पुरुष समास। क्लियर हो गया? यानी कारक चिन्ह अगर आपको दिखे तो वहाँ पे तत्पुरुष समास को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए और समझिए। कौन सा समास बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुव्रीहि समास में क्या होता है? बहुव्रीहि समास में देखिए 2 पद जो दिए रहते हैं, दोनों पद की कोई प्रधानता नहीं होती है और ये किसी तीसरे शब्द को संकेत करते हैं। चलिए हम यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे, जैसे अगर इसका समास जो होगा पंचानन होगा। पंचानन को पढ़ने के बाद हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ भी इसका कोई मतलब बनता है, लेकिन ये किसी तीसरे को संकेत करता है। पंचानन का मतलब होता है कि 5 है आनंद जिसका, पंचानन। इसको हम लोग किसे कहते हैं? शंकर जी को कहते हैं, यानी शिव भगवान को कहा जाता है पंचानन। तो ये डायरेक्ट किसी और को संकेत कर देता है, उसे हम लोग कहते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, और भी एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स दशानन कह सकते हैं। बहुत बार पूछा जाता है दशानन किसका उदाहरण है? तो दशानन को पढ़ने के साथ ही आपके माइंड में तुरंत आ जाता है कि हाँ दशानन का मतलब रावण। तो ये आपने देखा कि दशानन, ये दोनों शब्द अगर हम देखें, दशानन इसका अगर करते हैं तो यहाँ पे कुछ हमें कोई प्रधान नहीं मिलता है, दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, लेकिन ये किसी और को संकेत कर रहा है। दशानन किसी और को संकेत कर रहा है, यानी रावण को संकेत कर रहा है। तो यहाँ पे तीसरे शब्द की बात की जाती है, यानी तीसरे को संकेत करता है, उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखिए। चौथा प्रश्न है निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर। सबसे पहले इससे हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। निशाचर, तो इसका मतलब क्या हुआ? निशाचर मतलब फ्रेंड्स कह सकते हैं रात में विचरण करने वाला, यानी कि राक्षस। निशाचर का मतलब क्या होता है? जिसे हम लोग डायरेक्ट कहते हैं राक्षस। निशाचर का मतलब राक्षस, यानी रात में विचरण करने वाला। तो राक्षस किसी तीसरे को संकेत करता है, तो बस मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया किसी और को संकेत करता है तो डायरेक्ट हम वहाँ पे बहुव्रीहि समास को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा, ध्यान से समझिएगा। जब बात संख्या की जाती है
चौराहा हो गया, त्रिभुवन हो गया, षष्ठकोण हो गया, षष्टम हो गया, इस तरह से यानी संख्या की जब बात की जाती है जैसे तिरंगा हो गया, त्रिकोण हो गया, तो ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आएंगे? द्विगु। द्विगु को पहचानते कैसे? द्वि यानी आप देख सकते हैं इसके नाम में ही द्वि संख्या की बात की जा रही है। तो इस तरह से जब चौराहा आप देख रहे हैं तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं, सीखेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दसमुख में कौन सा समास है? दसमुख, देखिए अगर आप समझेंगे कि जस्ट मैंने आपको बताया कि संख्या की बात की जा रही है, यहाँ पर भी 10 आ गया, तो आप डायरेक्ट इसको द्विगु को मत टिक कर देना कि 10 आ गया तो टिक कर देंगे। लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए कि अगर हम दसमुख कह रहे हैं तो दसमुख का मतलब भी कोई और हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे दसमुख का मतलब क्या हुआ? दशानन के ही डिनोट कर रहा है। दसमुख मतलब दसमुख वाला, और दसमुख वाला मतलब रावण। तो बस ये बात भी आपका बहुब्रीहि पे चला जाता है, ना कि आप दसमुख को देख करके 10 संख्या देख करके द्विगु को टिक कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बहुब्रीहि समास होगा। दसमुख यानी कि बहुब्रीहि का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष, अगर हम यहाँ पे सुपुरुष को अच्छे तरीके से देखें तो पुरुष कैसा है, यहाँ पे इसकी विशेषता बता रही है। पुरुष की विशेषता बता रहा है कि सुपुरुष है, यानी कि जैसे सज्जन कहते हैं तो उस तरह से हम कहते हैं यहाँ पे पुरुष की विशेषता बता रहा है। पुरुष यानी कि वो पुरुष कैसा? सुपुरुष है, काफ़ी अच्छा पुरुष इस तरह से कहा सकते हैं। तो ये पुरुष की विशेषता बता रहा है। तो हम कह सकते हैं जब किसी की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग कर्मधारय में रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले कि नीलकमल, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं नीलकमल, यानी वो कमल कैसा है? नीला है। कमल का जो विशेषता है वो क्या है? कमल जो है वो उसकी विशेषता नीला है। इस तरह से हम कह सकते हैं नीलकमल जो हो गया उसको हम कहेंगे ये कर्मधार है। तो आई होप कि चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि कर्मधार हम किसे कहेंगे, यानी उसमें कुछ विशेषता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पुरुष की विशेषता थी वो सुपुरुष है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन कह रहा है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? यानी विशेषण और उसकी विशेष्य से। तो जस्ट अभी बताया कि अगर विशेष्य की बात आती है, जैसे हम लोगों ने देखा था नील कमल, नीला है कमल, कमल की विशेषता थी, तो विशेषता की जब बात आती है तो वहाँ पे कर्मधारय को टिक करेंगे। सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट वन है कि निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है। तो द्विगु समास कौन सा है? द्विगु समास का हम लोगों ने क्या देखा था? द्वि यानी कि संख्या की बात की जाती है। तो संख्या यहाँ पे सप्ताह देख रहे हैं, सप्ताह ही तो है सिर्फ, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे देखिए नेक्स्ट वन कह रहा है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष में क्या होना चाहिए? तत्पुरुष का उदाहरण आपने देखा था कि उसमें हम लोग कारक चिन्ह का देखते हैं, यानी कारक चिन्ह जिसमें आएगा वो तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें हस्त लिखित यानी हस्त से लिखित, तो यहाँ पर भी कारक चिन्ह का है। दोषपूर्ण यानी दोषों से पूर्ण, दोषों से पूर्ण, यहाँ पर भी कारक चिन्ह का लोप है। शरणागत, शरण में आगत, यहाँ पर भी में कारक चिन्ह आप देख रहे हैं। उसी तरह से दुगुना की बात करें तो दुगुना, यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या संख्या की बात कर रही है, दुगुना। तो दुगुना हम लोगों ने संख्या देखा था, द्विगु, द्विगु समास। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी, जो कि एक तत्पुरुष समास का उदाहरण ना होकर के ये द्विगु समास का उदाहरण है। समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए नेक्स्ट वन कह रहा है कि दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ, सबसे पहले जो भी आपको शब्द दिखे पहले आप उसको समास विग्रह करने की कोशिश कीजिए। विग्रह हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी और चीज़ को समझेंगे वहाँ पे। जैसे दीनानाथ, तो दीनानाथ को अगर हम तोड़ें तो क्या होगा? दीनों का नाथ, दीनों का नाथ को दीनानाथ कहते हैं, यानी कि का कारक चिन्ह आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो बस कुछ करना ही नहीं है, कारक चिन्ह आने का मतलब कि तत्पुरुष समास को टिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि बहुब्रीहि समास कौन सा है। बहुब्रीहि समास में हम लोगों ने सीख चुका है कि इसमें जो पद दिया जाता है, यानी जो शब्द दिया जाता है, वो उनमें दोनों में से कोई भी पद की विशेषता नहीं होती है, वो किसी और को संकेत करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले चीज़ को पढ़ें वीणा पाणी, वीणा पाणी को पढ़ने का मतलब ही आ जाता है डायरेक्ट कि हम लोग सरस्वती की बात कर रहे हैं, यानी इसकी सरस्वती जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं वीणा पाणी मतलब सरस्वती, तो ये किसी और को संकेत कर दे रहा है। तो राइट आंसर हो गया हमारा वीणा पाणी, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर हो गया? उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 25 की बात करें तो ये संख्या हो गया, संख्या यानी कि द्विगु हो गया। तुलसी कृत यानी तुलसी के द्वारा कृत, यहाँ पे कारक चिन्ह आ गया, तो ये तत्पुरुष हो गया। दोषपूर्ण, दोषों से पूर्ण, तो ये भी हमारा तत्पुरुष में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस के थ्रू भी क्लियर कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास से चयन करना है। तो फिर से बताइए यहाँ पे द्विगु समास कौन सा है? द्विगु समास, तो जस्ट अभी देखा द्विगु यानी कि सप्ताह आ गया, द्विगु समास का उदाहरण होगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पे कि द्विगु समास का उदाहरण बताइए कि कौन सा है?
द्विगु समास यानी कि संख्या आना चाहिए। द्विगु समास में संख्या आना चाहिए तो त्रिभुवन, त्रिभुवन यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीज़ क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट देखिए कि इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? द्वंद्व समास के उदाहरण को पहचानने का तरीका ये होता है, इसमें देखिए योजक चिन्ह होता है, यानी फ्रेंड्स योजक चिन्ह इस तरह से, या इसमें या लगा होता है या फिर और लगा होता है। बस ये 3 चीज़ को हमें ध्यान रखना होता है। अगर ये सभी चीज़ है तो हम लोग कहेंगे कि वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। जैसे रुपया पैसा यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ, तो राइट आंसर हो गया डी। उसी तरह से और एग्जाम्पल की बात करें तो माता पिता कह सकते हैं, इसके अंतर्गत आता है। माता पिता को भी हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, माता हो गया और पिता हो गया, माता पिता। और दिन रात भी इस तरह से लिखते हैं, दिन रात। तो ये भी हो गया हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। पाप पुण्य में कौन सा समास है? अगर हम इसको अच्छे तरीके से देखेंगे तो पाप और पुण्य को पाप और पुण्य कह सकते हैं, पाप या पुण्य कह सकते हैं, पाप या पुण्य। ठीक है, यानी या चिन्ह का यहाँ पे आप देखेंगे कि आएगा। तो या आने का मतलब क्या हो गया? क्या? द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर, तो लंबोदर में हम कह सकते हैं लंबा है उदर जिसका, यानी ये डायरेक्ट संकेत करता है भगवान गणेश को। तो लंबोदर यानी किसी और को संकेत करता है तो बहुव्रीहि को टिक करते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला पॉइंट क्या है? देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? देश के लिए प्रेम। ठीक है, देश प्रेम का मतलब क्या हुआ? देश के लिए प्रेम। तो यहाँ पे के लिए कारक चिन्ह आ रहा है। जैसे संप्रदान कारक का उदाहरण क्या होता है? संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? को या फिर के लिए। तो के लिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन बी। अच्छा, अब तक हम लोगों ने अभी जो अवयवी भाव है इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि अवयवी भाव जो समास होता है इसमें क्या होता है? इसमें जो शब्द दिया जाता है उसका प्रथम पद जो होता है, यानी कि पूर्व जो पद होता है वो प्रधान होता है, या फिर हम इसको एक और तरीके से पहचान सकते हैं कि इसमें कोई उपसर्ग लगा होता है। जैसे अगर हम बात करें आजीवन, ठीक है, आजीवन, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको विग्रह करेंगे तो आ अलग हो जाएगा, जीवन हो जाएगा, यानी कि प्रथम जो पद है वो प्रधान हो जाता है इसमें, और साथ ही साथ ये आप जो देख रहे हैं ये एक तरह से कह सकते हैं उपसर्ग भी है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम समझ सकते हैं जैसे मार। मार में कह रहा हूँ तो आपको पता नहीं चलेगा कि मार क्या। जैसे इसके पहले मैंने पॉकेट लगाया तो आप ये कहेंगे कि पॉकेट मार, पॉकेट मार हो गया। जैसे देखिए 2 पद इसमें हो रहा है और प्रथम पद इसकी प्रधानता बता दे रहा है, यानी कि मार का मतलब क्या है? वो पॉकेट मार है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं यहाँ पे प्रथम पद प्रधान हो रहा है तो अवयवी भाव होगा, या फिर हम इसको समझते हैं कि इसमें उपसर्ग लगा होगा। जैसे यथाशक्ति भी आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन दिया गया गौशाला। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला का मतलब क्या हुआ? गायों के लिए शाला। ठीक है, गायों के लिए शाला, गायों के रहने के लिए शाला जो होता है गौशाला इसको कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कारक चिन्ह का लोप आ रहा है। गौशाला, गायों के लिए शाला, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास सही आंसर होगा। जैसे पठशाला का मतलब क्या होता है? पठन के लिए शाला। उसी तरह से ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नवग्रह यानी कि 9 संख्या की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? द्विगु समास, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 20 MCQ लिया था और इस 20 MCQ के साथ मैंने आपको समास थोड़ा सा बारीकी से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चंस मिले तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ ये कौन सा समास का उदाहरण है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब आपको डाउट होगी। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कहीं से क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप एक बार वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए ताकि हम मिलते हैं आपके साथ हर वीडियो में। और चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की रेगुलर नोटिफिकेशन और मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।